वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज हम अपने जो करंट अफेयर्स लेकर चल रहे हैं वो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। हमने प्रीवियस 3-4 महीने की कवर करी हुई हैं। आज जो भी अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम परसेप्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज अपने वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करते रहा करिए जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, और सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जो है अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पे है। हमें भारत से मतलब है तो उसका स्थान पता होना चाहिए हमें। ऑप्शन है 135, 168, 138 या 142। तो भारत के स्थान पे 142 पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, 180 देशों की सूची में 180 ठीक है, 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, 142। अब पहला वही क्वेश्चन आता है कि पहला फर्स्ट कौन है, पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, भारत का स्थान है 142। 180 देशों की सूची में मतलब 180 टोटल देश में 142वें स्थान पर भारत, और पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर किस देश को मेजबानी सौंपी है। थोड़ा सा कट गया, मैं ऑर्डर बोल दे रही हूँ, किस देश को मेजबानी सौंपी है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी को रद्द कर, पहले भारत के पास इसका भार था, बट अब इसको रद्द करके किस देश को दी गई मेजबानी। तो ऑप्शन है रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया या ग्रीस। वो कट गया था इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया है ग्रीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस देश को सौंपी गई है, तो सर्बिया को इसकी मेजबानी अब सौंपी गई है भारत से कैंसिल करके। ठीक, सर्बिया याद रखिएगा। आगे, सरकार ने FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए नए निर्देश जारी किए। इन देशों में शामिल नहीं है। पूछा कि कौन सा देश शामिल नहीं है, जो भी चेंजमेंट बदलाव किए हैं कौन सा देश उसमें नहीं आता है। FDI के बारे में हम पहले अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं NTPC और करंट में, तो आप वो देख लीजिएगा आपने अगर नहीं देखा है तो। ऑप्शन हमारे पास चीन, भूटान, नेपाल या मालदीव। तो पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मालदीव इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मालदीव हो जाएगा हमारा आंसर। जो FDI में जैसे क्वेश्चन में बोला है कि नीति की समीक्षा कर कई देश नए निर्देश जारी किए हैं, तो जो FDI की नीति है मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो नीति है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्यों, जो कोरोना महामारी के चलते देखते हुए कुछ और अन्य देश जैसे चीन वगैरह देश हैं, तो वो हमारे देश पे कुछ चेंजेस ना कर सके, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना ला सके, इसके लिए हमारी नीति में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत जो भी किन देशों को शामिल नहीं किया कि जो बाहर की बाउंड्री पे नहीं आते। ठीक, तो ये 3 आते हैं, चीन, नेपाल, भूटान और अन्य जो है। ठीक, तो कौन सा नहीं आता, तो मालदीव हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन अभियान, कौन सा अभियान, आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना है। तो किसको चुना है, ऑप्शन है हमारे पास पारुपल्ली कश्यप, सानिया नेहवाल, PV सिंधु या श्रीकांत किदाम्बी। तो किसको अपना एम्बेसडर चुना है, PV सिंधु को। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा PV सिंधु से रिलेटेड कि इनको 2020 में अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एग्जाम में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से कि किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो ये क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से PV सिंधु का। तो याद रखिएगा कि 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
एक अम्बेसडर किसको चुना गया? पीवी सिंधु को। आगे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इससे यही आता है, जैसे हमें पता है कि थीम, कोई भी दिवस हो पर वो उसकी थीम पूछ लेता है तो एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर दिवस का ही क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 26 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। इसकी भी थीम देख लेते हैं। थीम क्या थी? इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेट और थीम। थीम क्या थी इसकी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। थीम याद रखिएगा। दूसरी चीज, मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। ये भी हमने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में मलेरिया के बारे में, क्वेश्चन था। तो थीम क्या? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। जो मलेरिया दिवस है इसमें एक चीज फोकस किया गया है कि 2030 तक, 2030 तक एक लक्ष्य जो रखा गया है वो क्या? 2030 तक मलेरिया मुक्त देश। ठीक है, मलेरिया मुक्त देश। लक्ष्य ये याद रखिएगा कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का। ठीक, तो डेट हो गई 25 अप्रैल। कब मनाया जाता है? थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और लक्ष्य क्या कब तक रखा गया है कि कब तक समाप्त हो जाना चाहिए, मलेरिया मुक्त हो जाना चाहिए? तो 2030 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या हो गई। अभी ईयर स्टार्ट में बैंकों का विलय किया गया, आप सबको पता ही होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पूछा है कि अब संख्या कितनी बची? 27, 12, 14 या 10। तो संख्या अब इनकी कितनी बची है भाई? आंसर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12। अब जो सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक है उनकी संख्या 12 बची है। जो ये PSU लिखा है, PSU जो बैंक है ये वो बैंक होते हैं जिनका 50% से अधिक हिस्सा सरकारी बैंक गवर्नमेंट के अधिकार पे होता है। ठीक है, इसका पूरा नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है। मतलब PSU बैंक कौन? वो बैंक, वो क्षेत्र के बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा सरकार के अधिकार में होता है, पास होता है। और इसका पूरा नियंत्रण किसके द्वारा? RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो संख्या कितनी बची है? 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन कट गए थे तो मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के काले चावल चक हाव को GI टैग प्रदान किया गया। इन काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ठीक है, GI टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक चीज इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, पहला तो जो क्वेश्चन पूछा है कि पिगमेंट, दूसरी चीज ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और इससे निकल के आ गया कि मणिपुर के किसको GI टैग दिया गया है? काले चावल को, जिसको क्या बोलते हैं? चक हाव। ठीक, 2 क्वेश्चन इससे हमारे बन गए। पहला तो जो क्वेश्चन पूछा ही था पिगमेंट को लेके, और दूसरा इससे क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं
कि किसको कहाँ कौन सी जगह के काले चावल को जीआई टैग दिया, तो मणिपुर के, या फिर कि मणिपुर के किनको जीआई टैग प्रदान किया गया, तो काले चावलों को। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, पिगमेंट पूछा है तो ऑप्शन है हमारे पास पैंथ्रोसाइमिन पिगमेंट, एंथोसाइमिन पिगमेंट, एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन होगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन पिगमेंट या किसी भी पिगमेंट के द्वारा नहीं होता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एंथोसाइमिन पिगमेंट। ठीक है, इस पिगमेंट के कारण इन चावलों क्वेश्चन था कि प्रदान किया गया इन काले चावल का रंग, तो इनका रंग किस पिगमेंट के द्वारा होता है, एंथोसाइमिन पिगमेंट के द्वारा। ठीक है, जीआई टैग किन चीज़ों को प्रदान किया जाता है, तो जीआई टैग उन चीज़ों को प्रदान किया जाता है जो किसी क्षेत्र की विशेषता, किसी क्षेत्र की या उनके उत्पाद की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो मणिपुर के काले चावलों को जीआई टैग प्रदान किया गया, पिगमेंट क्या, एंथोसाइमिन पिगमेंट। आगे चलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, दिवस से काफ़ी क्वेश्चन इसमें हमारे पास हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन 5 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 18 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन सेम थीम को लेके, थीम क्या थी इसकी इस बार की, थीम थी इसकी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को और इसकी थीम क्या आती है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने होंगझोउ चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर ऑफिशियल मस्कट लिखा था, उनका अनावरण किया, जो है ऑप्शन भिंडन, स्मार्ट ट्रिप्लेक्स, सुमेगदी या नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो थंबनेल थी उसमें हमने इसकी फोटो लगाई है, जो शुभांकर इसको दिया गया है। इसमें क्या 3 रोबोट्स हैं, 3 रोबो को इसका शुभांकर बनाया गया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, स्मार्ट ट्रिप्लेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसको आधिकारिक शुभांकर बनाया गया, 3 रोबो हैं जिनको नाम क्या दिया गया है, स्मार्ट ट्रिप्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में पशु अधिकार संस्था पीटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे प्रदान किया, ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सलमान खान, नवीन पटनायक या प्रकाश जावड़ेकर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नवीन पटनायक को ये अवार्ड दिया गया है, पीटा का हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। पीटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पीटा की इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो पीटा का जो अवार्ड है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे, नवीन पटनायक को दिया गया है। पीटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, स्थापना हुई थी 1980 में। इस संस्था का उद्देश्य क्या होता है, एनिमल राइट्स
जानवरों के लिए अधिकार, जो बेजुबान जानवर है, जैसे आप देखते हैं काफ़ी रोड साइड एनिमल्स होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये संस्था चलाई जाती है। आगे वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया? ऑप्शन विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ या बेन स्टोक्स। तो किसे चुना गया? बेन स्टोक्स को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की? जीवन शक्ति योजना इनमें से किस राज्य सरकार ने शुरू की? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना शुरू करी है। आगे, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले राजदूत या फिर स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? किसे? ऑप्शन टी.एस. तिरुमूर्ति, विजय केशव गोखले, पंकज सरन या रुचि घनश्याम। किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के अगले राजदूत या फिर स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, कौन? टी.एस. तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंगजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस। ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार या सिक्किम। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस? मणिपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, खोंगजोम दिवस किस राज्य में? मणिपुर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से किस देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का अध्यक्ष या कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर देखने के पहले CVC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। CVC क्या है? CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। अब इस लाइन में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? पहला कि किसकी अध्यक्षता में? तो के संथानम की अध्यक्षता में, पहला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर, किस समिति की सिफारिशों पर? तो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर। और कब? सबसे इम्पोर्टेंट, कब? तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। अध्यक्षता के संथानम, भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर, और 1964 में इसकी स्थापना की गई। अब CVC क्या है? क्वेश्चन ये बनता है कि CVC है क्या? तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इतना याद रखिए बस, भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है CVC। ठीक, CVC एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही नहीं बल्कि सरकारी संगठनों के कार्यों की समीक्षा करना और सुधार करने हेतु सुझाव देने का भी काम करती है। ठीक है, तो मेनली ये याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सर्वोच्च संस्था है CVC। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? एक प्रमुख होते हैं हमारे, जो जिनको हम क्वेश्चन ही था हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी अध्यक्ष जिनको हम कहते हैं। तो ये हमारे पहले अध्यक्ष ही हो गए, और इनके अंदर 2 आते हैं सतर्कता आयोग। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया हमने। तो ये था CVC के बारे में, मेन आपका यही था कि ये फर्स्ट पॉइंट, जो भी हमारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि किसे CVC का अध्यक्ष या कमिश्नर नियुक्त किया? ऑप्शन है संजय कोठारी, प्रदीप कुमार, KV चौधरी या चौधर शरद कुमार। ये गलत हो गया, या फिर शरद कुमार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संजय कोठारी को CVC का अध्यक्ष या कमिश्नर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त किस उच्च न्यायालय, नाम याद रखिएगा, दीपांकर दत्त किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? तो बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियुक्त हुए हैं ये दीपांकर दत्त मुख्य न्यायाधीश। किस क्रम के? 45वें। ठीक है, 45th।
दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। पहला तो ये है कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, और दूसरा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नाम याद रखिएगा, कौन? दीपांकर दत्त। ठीक, 45वें हैं ये। आगे चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है। चर्चा में रहा इवेंट बोट क्या है। इवेंट बोट एक ग्रह है या बैंकिंग वायरस है या तूफान है या इनमें से कोई नहीं। तो इवेंट बोट एक बैंकिंग वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक हैं। बुक्स ऑथर से क्वेश्चन आता है, वही इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है वी कृष्ण स्वामी, नीरज झा, राजेंद्र कुमार या प्रीतेश चोपड़ा। तो क्या पुस्तक जो है, बुक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? ए ऑप्शन हो जाएगा वी कृष्ण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट, किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी? हिस्सेदारी कितनी? 9.99%। एक ऑप्शन कट गया था तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑप्शन है गूगल, एप्पल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक ने। ठीक है, रिलायंस की हिस्सेदारी खरीदी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने परसेंट रहने का अनुमान है? जीडीपी को लेके काफ़ी न्यूज़ रही है इस टाइम जब कोविड हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन, अनुमान की बात करिए, अनुमान क्या है? ऑप्शन है 1.5 से 2.8%, 2.5 से 2.8%, 1 से 2%, या फिर 0.5 से 1.8%। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1.5 से 2.8%। ये अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 2020-21 के वर्ष का। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं, आप ज़रूर देखेगा और 100% चांसेस है कि आपको के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक, तो वीडियो को देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।